हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। सभी कैसे हैं? सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो मैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन से आपको पढ़ा रही हूँ। आज हमारा सेकंड चैप्टर है स्मृति, श्री राम शर्मा का। और ये स्मृति का मतलब होता है हमारी यादें, जो हमारे स्मृति यानी हमारे जो दिमाग में जो यादें रह जाती है उनके बारे में श्री राम शर्मा जी ने बताया है। और मेरी आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इस प्रकार है। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, यानी इतनी भयंकर कड़ी सर्दी को कहते हैं चिल्ला। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। भयंकरता यानी ज़्यादा बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायकाल यानी शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। शीघ्र ही घर लौट आया। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी मेरे साथ था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। सहमा यानी डरा हुआ। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध से ही तो पेशी न हो जाए। बच्चों, हम जब भी हमारे घर में जो हमारे बड़े भाई बहन या मम्मी पापा होते हैं ना, तो हम उनसे डरते रहते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ गलती की है और वो हमें बुला रहे हैं तो हमें डांट पड़ेगी, तो इसलिए हम डरते घर में घुसते हैं। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ा ज़रूरी था। बच्चों, बहुत पहले की बात है, यानी हमारे जो दादा, हमारे पुरखे थे ना, यानी दादा परदादा, या आज से कुछ टाइम पहले पत्रों का चलन था। पत्रों का मतलब लेटर थे जो हम डाक खाने जाते थे या पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ चिट्ठियाँ आती थी और हम वहाँ डाल के थे। लेकिन अब सब इन सब का काम मोबाइल ने ले लिया है। जाड़े के दिन थे, 30 पर हवा के प्रकोप से कंपी लग रही थी। जाड़ा यानी सर्दी के दिन थे। हवा मज़ा तक ठिठुरा रही थी। मतलब हवा अपनी अंदर की जो हड्डी के मज्जा का मतलब होता है कि हड्डी के अंदर जो हमारे कोई द्रव्य भरा रहता है ना, उसको हम मज्जा कहते हैं। मतलब वहाँ तक हमें ठंड लग रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। भुंजाने यानी जब सर्दी पड़ती है ना तो गरम गरम चने अच्छे लगते हैं। भुंजाने यानी जो चने भूनता है उसको हम भुंजाना कहते हैं। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसने आम छुए जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा संजीव सा प्रतीत होता था। मूक डंडा यानी डंडा निर्जीव होता है, उसमें कोई जान जो नहीं होती। और संजीव का मतलब जो चलता फिरता, वो ऐसे लगता था कि डंडा संजीव प्रतीत होता है। प्रसन्न वंदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी रहा हो, हमारा उस कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। बानर टोली का मतलब जो नटखट बच्चे होते हैं ना, हम छोटे बच्चों को बानर ही कहते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है बानर टोली। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी, यानी कि झांकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका, यानी एक पत्थर का टुकड़ा फेंका, और उसकी आवाज़ कैसी होगी।
उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। बच्चों, हम जब ठहरे हुए पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, छट से ऐसे आवाज़, पत्थर की आवाज़, और ऐसे कुछ आवाज़ जैसे गहरी जगह हम आवाज़ लगाते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना, वो वापस लौट के आती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की भी इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से चकित हो गए, जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पे कह कहे लगाई। मतलब जब उन्होंने कोई पत्थर डाला तो उसके अंदर से ऐसे एकदम मतलब इस तरह की आवाज़ आई, जैसे सांप फड़ मारता है ना, उसकी फुसकार की आवाज़ आती है, वैसी आई। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रातः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। फुसकार का मतलब होता है कि मतलब जब कोई भी हो ना, कोई भी चीज़ हो या जैसे सांप ही हो, उसके ऊपर हमने कुछ मारा तो वो एकदम ऐसे उछल के आवाज़ करेगा, वो बात। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। जागृत मतलब इच्छा हो जाना, मतलब किसी चीज़ को सुनने के। छोटे भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पे ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, अब ये बात तक स्मरण नहीं है। अब तक ये बात स्मरण नहीं है, यानी याद नहीं है क्या हुआ था। भाई वो उछला था, कूदा था, क्या हुआ था। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पे निकल जाती है। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। अचानक ऐसा लगा जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पे निकल गई। मतलब हिरन जैसे घास चरता है और उसे लगे कि उसे गोली लग रही है तो उसकी आत्मा निकल जाती है, उसी तरह, और वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पे चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट से मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया था। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई डांड मार मार कर और मैं चुप होकर आंखें डबडबा कर, मतलब तेज से डांडे मार मार के, यानी तेज से आवाज़ें निकाल निकाल के रो रहा था, और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर, आंखें पानी से यानी आंसू से भर जाती है ना, तो उसको डबडबाना कहते हैं। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा यानी कि एकदम निराश हो गए। जब चिट्ठियाँ गिर गई तो उनको डर था कि भाई साहब डांटेंगे अब तो घर जाने पर, बड़े भाई साहब। पिटने के भय और उदेंग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी बाहों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पे आंसू लुढ़क जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ की छाती के चिपक जाए और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख दी जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर आकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पे रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से ही शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता। सच बोलकर पिटने के भावी वैसे और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था, यानी रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी दिन निकलता जा रहा था। शाम हो रही थी, कहने का मतलब कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पे फिर रही थी।
ये जो दुधारी तलवार है इसका मतलब है दोनों तरफ से धार वाली, यानी दोनों तरफ था। एक तो पिटने का भय था और दूसरा जिम्मेदारी का भी मतलब उनको वो था। दृढ़ संकल्प से सुविधा की बेड़ियाँ कट जाती थी। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को भी तैयार हो गया था। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो, अपना सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। बच्चों, कहने का मतलब ये होता है कि हमें घर वालों का ज़्यादा डर था, उन्हें अपने भाई का ज़्यादा डर था। चिट्ठियाँ उनके हाथ से गिर गई थी, झूठ बोलना जानते नहीं थे। और अब ये थे कि अगर उनको ये भी पता था कि उसमें सांप है, तो उनको इस बात का डर नहीं था कि सांप उनको मार डालेगा या सांप से उनका भिड़ना हो जाएगा, लेकिन उनको ज़्यादा इस बात से डर था कि घर जाऊँगा तो मेरी पिटाई होगी। तो अपनी मौत के डर से नहीं रह के वो सांप से भिड़ना अच्छा मानते थे, चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा, बस इतनी दृढ़ विश्वास के बूते पे मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत संजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। संजीव यानी जो जिसमें मतलब संजीवता हो, चलने फिरने की या जो भी सोचने समझने की, और नग्न यानी कि नंगी रूप में कुएं में बैठी थी। वह उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चलने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। मतलब उन्होंने अपनी दोनों की, पहले ज़माने में धोतियाँ पहनते थे, दोनों ने धोती पहन रखी थी और भी उनके पास कुछ धोतियाँ थी और कुछ रस्सी थी। ऐसा मिला। कुआं काफ़ी गहरा होता है, आप सबको पता होगा, कुआं काफ़ी गहरा होता है। तो उस चिट्ठियों तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक अपने ये जरिया बनाया जोड़ के। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखना था। धोती के एक सिरे पे डंडा बांधा, उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर, यानी वह लकड़ी जिसपे चरस भूत टिकता हो, डेंग उसको कहते हैं जिस लकड़ी पे चरस भूत टिकता है, और चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इसमें मैंने अनेक सांप मारे हैं। मतलब उसको विश्वास था कि पक्का, उसको दिलासा यानी भरोसा दिला दिया अपने भाई को कि मैं सांप को पहले मारूंगा, फिर मैं चिट्ठियाँ लाऊंगा। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गजरा हुआ, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल में एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा है। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पे था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मैंने उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पे बैठा था। पता है, सांप है ना, सांप को भी डर लगा उसको देख के कि हो सकता है ये मुझे मारे। तो सांप अपना ऐसे वो बना के बैठ जाता है, ऐसे फन तान के, ताकि आते ही मैं इसको डस लूँगा। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पे बैठा सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, और सांप क्रोधित होकर फन फनाकर खड़ा हो जाता है और फुफकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं था, यानी उसका जो सामना कौन कर रहा था, यानी मैं कर रहा था। उसके कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके मायने में सांप
से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत ही कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप उससे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही, मतलब उतरेगा तभी वो सांप को मारेगा, ऐसे लटके लटके थोड़ी मारेगा। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। प्रतिद्वंदी कौन था? सांप था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा, एक एक इंच। जो मैं नीचे उतरता जाता त्यों मेरी एकाग्रचित्ता का अर्थ होता है स्थिर चित्त, यानी एक ही तरफ अपना ध्यान लगा देना। मुझे एक सूझ सूझी, यानी एक तरीका सूझा। दोनों हाथों से धोती पे ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पे मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर, यानी थोड़ा झूलकर, मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख यानी सामने, प्रतिद्वंदी यानी उसका जो सामना यानी सांप था, कुएं की दूरी की ओर 1.5 गज पे कुएं के धरातल पे खड़ा हो गया। आंखें चार हो गई। आंखें तो अपने आप ही चार होगी कि जब हम ऐसी किसी को देख ले तो ऐसे हमारी आंखें घूम जाती है। शायद एक दूसरे को पहचाना। शाम को चक्षुश्रव कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा को हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी, क्योंकि सारा ऐसे पूरा शरीर का जो ध्यान होता है ना, वो एक ही तरफ हो जाता है। वह कब किस ओर से आक्रमण करता? सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मतलब वह तो आसमान जैसा, मतलब कुसुम की तरह था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते भी अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिससे वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोपों के मोरे पे खड़ा हो जाना था, तोप के मुंह पे खड़ा हो जाना था। बच्चों, ये सही बात है, जब हमारे सामने इतना भयंकर, मतलब इतना जहरीला सांप है और वो भी कुएं में, और हम उल्टे लटके हुए हैं, तो सब कुछ जो हमारी योजना है वो दरी की दरी रह जाती है और हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। फिर डंडा चलाने की तो बात ही कहाँ है। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर से पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ लेने ही तो उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पे डटे थे, यानी अपने हमने जो हथकंडे यानी तरीके अपनाए थे ना, हम उन पे डटे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पे झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष के मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। तो विष मेरे शरीर में पहुंचता ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। सरकाना यानी अपने पास ऐसे हम किसी चीज़ को सरकाते हैं, उसके लिए कहा गया है। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा नहीं था जिससे सांप के मुंह की ओर से उस करके फन को पकड़ लूँ। फन यानी जो सांप के होते हैं ना, फन मारता है, उसको कहा है। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। मारना तो वो कर ही नहीं सकता था, मतलब
उसको 2 मार्क थे। एक तो था मेरी मारना और दूसरा था बिल्कुल छेड़खानी। मारने के लिए तो उसको मतलब खुद को कोई डंडा या कुछ भी चाहिए तो वो कर ही नहीं सकता था, और छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पे गिरी। हृदय में कंप हुआ, यानी अब डरना तो वैसे ही हो जाता है, किसी चीज़ को हम सांप को देखते हैं तो वैसे ही फुफकार मारे तो और ज़्यादा डर जाते हैं। चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफकार से साथ काली बिजली तड़पी, यानी कि एकदम ऐसे बिजली पड़ जाना हो जाता है जब हम किसी चीज़ से डरते हैं ना। हृदय में कंपन भी होने लग जाए और हाथों को तो मानो ऐसे हाथ धूजने लग जाते हैं। डंडा भी छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही विदक कर, यानी मतलब डर गया मैं, जानबूझकर एकदम ऊपर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पे 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है। पीव का मतलब कोई गीला गीला सा, मतलब विष था उसका। हृदय में काम डंडा छूट पड़ा। मैं तो मालूम कितना ऊपर गया, पीव सा कुछ लगा हुआ था, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता को पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। भाई साहब, सांप को किस चीज़ की सर्टिफिकेट, सांप वैसे ही बहुत जहरीला होता है, हम सभी उससे डरते हैं। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पे 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। मतलब ये हंस रहे हैं, ये एक व्यंग कर रहे हैं कि सांप डंडा था, वो पहली बार, नहीं तो डंडा हमेशा चोट करता है किसी के ऊपर भी, लेकिन सांप से डंडा डर गया था। उधर फूफू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है, यानी मैं मर गया हूँ। और बंधुत्व का नाता फूफू और कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। यानी छोटा भाई था, उसको बहुत दुख हुआ, भी मेरा भाई तो मर गया, कुएं में गया था। भ्राता सने, यानी कि भाई के प्रेम के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई, मतलब वो चिल्लाया, छोटा था तो उसको दुख तो हो गई। छोटे भाई की आशंका बेजाने थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा सांस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपक भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक कर, सहम कर, आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुज्जल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। मतलब उसने इस प्रकार सांप को इस प्रकार मतलब पलटा और इस प्रकार डंडा मारा कि वो जो सांप था ना, वो पीछे की तरफ उछल गया, मतलब उसने उसको चोट कर दी। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल जाते हैं। वह देवी कृपा थी, यानी भगवान की कृपा थी, क्योंकि हमारा अगर जीना है ना तो हमें कोई भी कितना भी कष्ट आ जाए तो फिर भी हम उसको सहन करके निकल जाते हैं। तो इसलिए ये देवी कृपा थी कि हमें बचना ही था। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। निशान यानी वो अपना जो डंडा था ना, वो गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पे वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात मैंने उसे दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। मतलब डंडा उसके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझे अब नहीं हो सकता। 15 से 20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैंने 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी, यानी सांसें चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल से मैं ऊपर चढ़ गया। मतलब वो कुएं पे ऐसे हाथ से छोटे 11 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर भी वह ऊपर चढ़ गया।
यदि हाथ छूट जाए तो क्या होता, उसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, यानी झाड़, अब जैसे वो कुएं के अंदर गया तो उसका कपड़े वगैरह खराब हुए तो उसे उसको ऐसे झाड़ा, धोकनी चल रही थी, यानी कि उसका जीवन चल रहा था। पर एक एक इंच सरक सरक कर थोड़ी देर तक पड़ा और देह को झाड़ कर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को कहा जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े। ताकीद का मतलब होता है कि उसको कहा कि तू ये बात किसी को भी कहेगा नहीं जो मैंने ये घटना हुई है। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोदी में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। बच्चों, मैं ये जो भी जिन्होंने लिखी है वो अपनी स्मृति में ही आप लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम तक ये घटना घर में किसी को नहीं बताई थी और जब उन्होंने 10वीं पास कर ली तब अपनी माँ को ये बात बताई। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफ़ल नहीं थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफ़ल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। बहुत ही अच्छी उन्होंने अपनी जो स्मृति है, अपनी जीवन में उनके साथ जो बीता है वो बताया है। बहुत ही अच्छी कहानी थी। तो आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कठिन जो शब्द थे उनका अर्थ बताया है। फिर भी आप लोगों को जो समझ नहीं आया वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। और मेरी आपसे फिर से एक बार बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।